नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज 2 के गद्य खंड का अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा 14वां पाठ है, जो मनु भंडारी के द्वारा रचित एक कहानी यह भी है। आप देख रहे होंगे, ये है मनु भंडारी जी है। इन्होंने बहुत ही कम लिखा है, पर जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा है। इनके उपन्यास और कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। यह आधुनिक कहानीकार और आधुनिक उपन्यासकार थी। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। तो चलो बच्चों, जीवन परिचय देखते हैं। मनु भंडारी जी का जन्म 3 अप्रैल 1931, कौन सा 3 अप्रैल 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सुख संपत राम भंडारी और इनके पति का नाम था राजेंद्र यादव। इनके पति इन दोनों ने मिलकर भी रचनाएं लिखी है, मैं आपको आगे बताऊंगी। परंतु इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य में से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। ये जब पाठ लिखा गया था तब वह जिंदा थी। फिलहाल इनकी मृत्यु हो चुकी है 15 नवंबर 1921 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। यह अभी इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा इसमें इनका क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनती है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1921 को हुई। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं। अब हम अपन रचनाएं देख लेते हैं। यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं उसमें देखो आप, यह प्रसिद्ध इनकी कहानियां हैं, देख रहे होंगे आप कहानियां। इसमें एक प्लेट सैलाब बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, 1968 में रचित है। एक प्लेट सैलाब में हार गई है ना, जिसके जो इम्पोर्टेंट है उसी का मैं आपको बताऊंगी। प्रकाशन वर्ष यही सच है, ये इम्पोर्टेंट है 1966। त्रिशंकु 1978 है ना। मैं हार गई का 1957। तो देख लो आप, एक प्लेट सैलाब है वह 1968 में है, मैं हार गई 1957 में, उसके बाद यही सच है 1966 में और त्रिशंकु 1978 में। ये आपके कहानी संग्रह है। उसके बाद आपका उपन्यास है आपका बंटी महाभोज। तो आपका बंटी है वह 1971 में रचित है। ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनका और बहुत ही फेमस हुआ था। और महाभोज 1979। और एक उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर रचना लिखी थी, जो है 1 इंच मुस्कान। 1 इंच राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखी थी 1 इंच मुस्कान, जो उपन्यास है इनका। और 1 इंच मुस्कान से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता आया है। 1 इंच मुस्कान का प्रकाशन वर्ष है 1962, जो राजेंद्र यादव और इन दोनों ने मिलकर लिखी थी। यह जो आपका बंटी उपन्यास है वो एक बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया अनूठा उपन्यास है। कभी आपको पढ़ने मिले तो जरूर पढ़िएगा। और यह उसके बाद इनकी कुछ फिल्म पटकथाएं हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। रजनीगंधा है ना, फिल्म पटकथा है ये। निर्मला, उसके पश्चात स्वामी और दर्पण, यह इनकी फिल्मी पट कथाएं हैं। आगे हम देखते हैं। इनके अलावा इन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी है, जो उन्होंने अभी देख ली। हाल ही में एक कहानी यह भी इनकी एक आत्मकथा है। अब आपको ये पूछा जाए कि एक कहानी यह भी कौन सी विधा का पाठ है, तो आपको देखना है कि आत्मकथात्मक पाठ है ये, और यह 2006 में प्रकाशित हुआ है। इनके साहित्यिक उपलब्धि के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत अकादमी
ना राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार इसमें शामिल है। मनु भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उसमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। देखिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। एक कहानी यह भी जो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ है। देखो, एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान ले कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्ति और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए, यानी इसमें कोई ऐसी पूरी आत्मकथा नहीं लिखी है उन्होंने, नई सिलसिलेवार कोई पूरा उन्होंने लिखा है। बस इनमें उन्होंने यह लिखा है कि उनके साथ जो जो जुड़े हुए व्यक्ति थे उनके बारे में और उन घटनाओं के बारे में उन्होंने लिखा है। संकलित अंश में मन्नू जी ने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। यानी उन्होंने इस आत्मकथ्यात्मक शैली में लिखे गए पाठ में उन्होंने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाएं, अपने पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व इसमें उन्होंने उभारा है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है कि वह कैसे एक साधारण सी लड़की थी और कैसे वह असाधारण बन गई। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। अब आइए अपन शुरू करते हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथा है। अगर पूछा जाए किसका है, मनु भंडारी का। प्रकाशन वर्ष 2006। निधन फिलहाल हुआ है 2021 में, आपको मैंने बता ही दिया है। चलो, एक कहानी यह भी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, है ना, एमपी में इनका जन्म हुआ था। लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। यानी राजस्थान इनकी कर्मस्थली रही है और इनकी जो यादें हैं वो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से जुड़ी हुई है, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। पिताजी के बारे में बताया है कि ऊपरी मंजिल पर पूरा उनका ही अधिकार था। पूरे समय वो वहीं पर रहते थे। उनके पूरे कमरे में पुस्तकें, पत्रिकाएं बिखरी पड़ी रहती थी और जिसमें से वो कुछ पढ़ते रहते थे या कुछ डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी माताजी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। पिताजी जो थे वो कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के काम भी किया करते थे। माँ इनकी बिना पढ़ी लिखी थी, पूरे दिन घर वालों की इच्छाओं का बेचारी पूरा करती रहती थी, इच्छाओं को, और अपना काम ही करती रहती थी। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हैं। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। बहुत दरियादिली थे, सबको रह के पढ़ाते थे, है ना। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। यानी संवेदनशील तो थे ही, पर अहमवादी यानी घमंडी भी बहुत थे और गुस्सा भी उनको बहुत ही तेज आता था। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा। तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पीता थे। यानी भग्नावशेष मतलब खंडर, टूटे फूटे हिस्से। यानी मैंने तो सिर्फ सुना है, उनको गुस्सा आता था, वो हमवादी थे। मैंने तो उनको ऐसा ही देखा है कि वह टूटे फूटे हिस्से ही कुछ मैंने को देखने को मिले हैं।
एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। यानी पिताजी को उस समय बहुत बड़ा आर्थिक झटका लग गया था और वह इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। वो एक शब्दकोश लिख रहे थे अंग्रेजी हिंदी, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसमें उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। अब उनकी प्रसिद्ध तो बहुत हुआ, पर उनको कहीं से पैसा नहीं मिला, और पैसा नहीं मिला तो उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा गिरती गई। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था। विस्फारित मतलब और अधिक फैलना, बढ़ाना, है ना। उनका अहम उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वह बहुत ज्यादा कुछ भी चीज फैलाए, कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाए। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपाती और थरथराती रहती थी। जब व्यक्ति निराश हो जाता है और हार जाता है तो क्रोध है वह उसको आना स्वाभाविक है। और क्रोध किसके पर निकलता है? घर में निकलता है। तो हमेशा ये क्रोध उनकी पत्नी पे निकलता रहता था। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट लगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आते ही रहते थे। यानी सब पे पहले आंख बंद करके विश्वास करते थे पिताजी, पर उनको किसी एक घटना ने इतना झकझोर दिया था कि वो किसी पे विश्वास करना ही भूल गए थे और उनको शक्की स्वभाव का बना दिया था। तो जिसके कारण हम सब पे वो छोटी छोटी बातों पे शक किया करते थे और कभी कभी हम सब लोग भी उनके चपेटे में आ जाते थे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी खूबियाँ और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। अब लेखिका कह रही है मैं तो काली हूँ और बचपन से ही दुबली थी, मरियल सी मरी हुई ऐसी थी, बहुत दुबली। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उनकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। यानी पिताजी, मैं तो दुबली पतली मरियल सी थी और पिताजी को गोरा रंग बहुत पसंद था, इसलिए पिताजी हमेशा मेरे से बड़ी बहन जो 2 साल बड़ी थी, बहुत ही गोरी और स्वस्थ और हंसमुख थी, जिसका नाम था सुशीला, उसके ही गुणगान किया करते थे और उसके साथ मेरी तुलना किया करते थे। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करूं। लेखिका कह रही है मुझे प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो गई, पर मैं जो वो भेदभाव पिताजी ने मेरे साथ किया था उससे मैं आज तक उबर नहीं पाई थी। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो आती हूँ। यानी अपने आप को आज भी मैं ऐसा ही समझने लग जाती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्ति स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, यानी पिताजी से शक्की स्वभाव कारण हमेशा उनकी टक्कर ही होती रहती थी, झगड़े ही होते रहते थे। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है, कई कुंठाओं के रूप में, कई प्रतिक्रिया के रूप में, तो कई प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। यहाँ पर कह रहे हैं, कवियत्री कह रही है कि मैं भले कितनी आगे बढ़ गई, पर जो वो पिछले की जिंदगी थी, वो कुंठा, वो प्रतिक्रिया का मेरे अंदर भाव, वो आज भी मैं नहीं भूल पाई हूँ। वो मेरे अंदर जड़ के रूप में जम गया है, जो कभी न कभी याद आता रहता है और
मन को व्यथित करता रहता है। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। अब वो कह रही है धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य, धरती माँ जितनी धैर्यवान है, उसने माँ को कहा कि मेरी माँ भी उतनी ही धैर्यवान थी, इतनी सहनशक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जीत को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती। उन्होंने जिंदगी पर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, यानी सभी बच्चे अपने माँ से ज्यादा ही जुड़े हुए थे। लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। देखिएगा कितने भाई बहन थे, 5 भाई बहन, उसमें सबसे छोटी थी लेखिका। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी सुशीला और अपने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। अब वो कह रही है सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद कितने साल की थी, सिर्फ 7 साल की थी और उनकी धुंधली सी याद आज भी मेरे मन में जमी हुई है। लेकिन वो कह रही है मेरे से 2 साल जो बड़ी बहन सुशीला, जिसके पिताजी हमेशा गुणगान किया करते थे, और मेरे घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टोली, तो कमरों में गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ, यानी अपनी बहन के साथ और अपने आस पड़ोस के सहेलियों के साथ ये सारे गेम उन्होंने खेले थे। यूं खेलने को तो हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, काच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि हम जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने से आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। यानी कवित्री कह रही है पहले वो गांव के वो आंगन, वो खेल, वो सब आज कई गुम हो गए हैं। आज वो जो महानगरों की फ्लैट वाली जिंदगी हो गई है, जिसमें पड़ोस में कौन रहता है उसका पता भी नहीं चलता है, और जो हम पारंपरिक खेल थे उससे बहुत ही दूर हो चुके हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुन के इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। इसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। यानी लेखिका कह रही है कि उसी समय एक दास साहब थे जो मुझे याद आए, और मेरे महाभोज जो मैंने लिखा था उसमें उपन्यास था, उसमें मैंने उनका वर्णन कर डाला था। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी, उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। यानी उस समय 16 वर्ष के होते ही और 10वीं पास होते ही लड़की की शादी करवा दी जाती थी। सन 1944 में सुशीला ने योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए और इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। जब मैं शादी करके ससुराल चली गई तो मुझे वापस अपना वजूद याद आया, लेखिका कह रही है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़, गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भट्टियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। यानी वो कहते थे कि अब तो भट्टियार खाना है, इसमें जो भी रहेगा तो वह
रसोई में ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपने आप को उसी में झोंक देगा। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते और वे चाहते कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद वे से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों, देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक का आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचय हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। अब आगे लेखिका क्या कह रही है कि मेरा परिचय किससे हुआ? शीला अग्रवाल से हुआ। जो कौन थी वो कह रही है? हिंदी की प्राध्यापिका थी। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने कखरा सीखा। कखरा मतलब अ आ न क क न व, है ना, व्यंजन, स्वर व्यंजन। पहली शुरुआत मैंने की। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। कौन? शीला अग्रवाल मैडम। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली में ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। यानी वो कह रहे कि मैंने बहुत सारी शीला अग्रवाल जी के समीप में रहकर मैंने बहुत साहित्य पढ़े और मेरे साहित्य की दुनिया विस्तृत हो गई, पढ़ने की दुनिया। मैंने सुनीता उपन्यास पढ़ा था, है ना, और मैंने अज्ञे का शेखर एक जीवनी पढ़ा, पर वो उस समय मेरी समझ से दूर था। कुछ सालों के बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो अपने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई, और इस बार कुछ समझ के साथ। पर शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का कौन सा त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। और सन 1940-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरिया, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों के बहते खून को लावे में बदल दिया, है ना। लावे मतलब गर्म खून, जोश में। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी। उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की तो को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। हर रंगों में लहू की जगह लावा बहता तो सारे निषेध यानी मना करना, है ना, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की तब तक चलता ही रहा। उनके पति का नाम राजेंद्र था। यह एक कथाकार थे और हंस पत्रिका के संपादक भी थे, राजेंद्र जी यादव। यश कामना, बिल्कुल कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो।
इसके चलते ही मैं दो एक बार उनके खौफ से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी से आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए, मतलब बहुत गुस्सा। आग बबूला क्या है? मुहावरा, आग बबूला होना। पत्र पढ़ते ही पिताजी क्या हो गए थे? आग बबूला हो गए थे, यानी गुस्से से क्रोधित हो गए थे। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मुंह दिखाने के लायक मतलब मुझे लज्जित कर देगी, है ना। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से बनबनाते हुए वे गए थे। लौटकर क्या घर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही लेकिन डरते डरते। अब देखिए क्या कह रही है, गई तो सही वहां पर डरते डरते गई। सारे कॉलेज की लड़कियां पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम तीनों लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं। और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकल कर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए। पिताजी उसको कह रहे हैं। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कह कर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर यह हकीकत थी। जब पिताजी ने आके सारा बताया तो मैं अवाक सी रह गई कि पिताजी ऐसे मेरा कैसे समर्थन कर सकते। एक घटना और आजादी हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, यानी मुख्य बाजार का जो चौराहा होता है उसको चौपड़ कहते हैं, पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकिया सुनी मित्र, दकिया सुनी मतलब जो छोटी छोटी बातों पे दकिया सुनी करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे ना बातें करते रहते हैं। मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी, मतलब गर्मी उतारी। अरे उस मन्नू की तो मारी गई है, मत बुद्धि। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक है आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हूँ, हुड़दंग मचाती, मतलब हाँ हल्ला करती फिर रही है। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया आपको या नहीं? कौन कह रहे हैं? ये एक निहायत दकिया सुनी मित्र पिताजी के जो है वो घर पे आके मनु भंडारी के बारे में कह रही है कि कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया आपको या नहीं। ये देखो, ये हुकदड़ मचाती लड़कियां चित्र में बताया गया। वे तो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन भपकते रहे, यानी चिल्लाते रहे। बस अब यही रह गया है, लोग घर आकर थू थू करके चले जाए, यानी बेइज्जती करके चले जाए। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। पिताजी का आदेश हो गया कि मन्नू को घर से निकलना बंद करवा दो। इस सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी थी। पिताजी के एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। कौन बैठे थे? डॉक्टर अंबालाल जी। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर वास्तव में गर्व है। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड, देखो ये हुकदड़ मचा रही है ना चौराहे पर जाकर। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज मैं 50 साल पहले अजमेर जैसे शहरों में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही उनके मूल में रहा हो। ऊपर पिताजी विस्मयादिबोधक चिन्ह है। कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे।
एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता, पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया और लड़कियों को भटकाने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्रों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग को बाहर रखकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरी थर्ड ईयर खोलना पड़ा और जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत 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 बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी विला हो गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ। यानी कवियत्री ने कुल मिला के शीला अग्रवाल जी अपने पिता के व्यक्तित्व को उकेरा है कि किस तरह उन्होंने इन दोनों से उनके संबंध रहे और कैसे इन सब चीज़ों का उन्होंने सामना किया। अब यहाँ आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं, तो क्या क्या बन सकते हैं वो बता देती हूँ एक बार। अपन देखो, ये है एक तो पिताजी ने एक निहाय दकिया सुनी, मित्र के घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी, एक मुहावरा है, ठीक है। आग लगा कर चले गए, थू थू करके चले, आग में बुला, ये सब मुहावरे आपके। हमारे इसमें शब्दार्थ आए थे, देख लो। अहमवादी, घमंडी, भग्नावशेष, खंडर, टूटे फूटे हिस्से बच गए थे कुछ, विस्फारित और अधिक फैलना, आक्रांत, कष्टग्रस्त, निषिद्ध, जिस पर रोक लगाई गई हो, वर्चस्व, दबदबा। राजेंद्र, जो उनके पति का नाम था और वो हिंदी के प्रमुख कथाकार और हंस पत्रिका के संपादक थे। महाभोज मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास था। दास साहब उसके प्रमुख पात्र थे। और ये एक डायरी के दे रखा है जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा एक कहानी, यह भी आत्मकथ्य पूरा हुआ लेखिका का। इसमें प्रश्न बन सकता है। तो अभी फिलहाल इनकी मृत्यु हुई है, तो इनकी रचनाओं से जरूर प्रश्न एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, कौन सी नहीं है ना। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका कितने साल की थी, एक ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है, बीच में आया भी था, तो आपको याद रखना है कि 7 साल की थी वह, है ना। रसोई को भटियार खाना किसने कहा था, तो पिताजी ने कहा था भटियार खाना। उसके बाद उनकी जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, वो कौन से विषय की प्राध्यापिका थी, तो हिंदी की थी, ठीक है। शीला अग्रवाल से उनका परिचय कब हुआ था, ये प्रश्न भी बन सकता है आपका। तो ये प्रश्न 1946 में उनकी मुलाकात हुई थी। तो इस तरह के आपके उनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको और बीच में किसी की कोई भी एक आध पंक्ति उठा के पूछ लेगा कि ये किससे जरा कही गई है। जैसे मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने घर चलाया, ये कथन किसका है, तो डॉक्टर अम्बालाल का कथन है। तो इस प्रकार के आपको आपके प्रश्न बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। पर इनकी रचनाओं का आपको विशेष ध्यान रखना है कि रचनाओं से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप ये पाठ हमारा समाप्त होता है। अगर आपको यह पाठ अच्छे से मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहे, मुझे प्यार देते रहे। जय हिंद, जय भारत।